नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से। सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8 की पुस्तक प्रारंभ की है हमने। हमारा भारत उसका दूसरा पार्ट है। इस पार्ट के अंदर ये अध्याय है जो कंप्लीट हो जाएगा। कई साथी एक दो ने कमेंट भी किया कि नई किताब एनसीईआरटी, ये कुछ ऐसा कुछ कमेंट किया। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी वाली किताब से ज़्यादा फैक्ट है जो इन किताबों में है। और जैसे कि उसमें कोई राष्ट्रपति का चैप्टर है तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ वगैरह इन किताबों में क्या अलग हो जाएगी, या कोई भौतिक प्रदेशों के बारे में जानकारी दे रखी है तो क्या एनसीईआरटी में भौतिक प्रदेश बदल जाएंगे? चीज़ें तो वही रहने वाली है। कि उपराष्ट्रपति की, राज्यपाल की कोई बातें दे रखी है तो क्या एनसीईआरटी में अलग होगी या इनमें अलग होगी? इसमें कोई 35 वर्ष उनकी उम्र योग्यता कर रखी है चुनाव के लिए, तो उसमें क्या 30 वर्ष थोड़ी हो जाएगी? चीज़ें वही रहने वाली है। और इन किताबों के अंदर फैक्ट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा मुझे ज़्यादा ठीक लगती है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मेरा प्रयास आपके लिए हमेशा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकलन तैयार करने का रहता है, आपको उपलब्ध करवाने का रहता है। तो लाइक किया करें, शेयर किया करें सभी मित्रों को, ताकि अच्छी चीज़ें मिल सके। मेरा दूसरा चैनल आदि की आवाज़, जिस पर मैं मोटिवेशनल रैप सॉन्ग वगैरह, कविताएं वगैरह डालता हूं, सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता है वीडियो का, तो मैं यहाँ लिंक पोस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। कवि आदि गणेश हिंदे नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों की। तो भारत को 6 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने? 6 में बांटा गया है। कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से भौतिक प्रदेश नहीं है, तो उनमें से देख लीजिए आप। पहला है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, यानी कि हिमालय पर्वत पूरा क्षेत्र ये आता है। गंगा का मैदानी प्रदेश दूसरा। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार तीसरा। तटीय मैदान चौथा। थार का मरुस्थल और द्वीप समूह, जिनमें तटीय मैदान हमने पहले देख लिए थे, और थार का मरुस्थल है जो आगे वाले अध्याय में देखेंगे। बाकी का विवरण अभी देख लेते हैं हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। अपने क्लासेज में फैक्ट टू फैक्ट बात होती है, जहाँ से जिस पंक्ति से प्रश्न बनने वाला होता है वही पंक्ति यहाँ पर आपको बताई जाती है। भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्वी भाग में लगभग कितना 2500 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची और नवीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे ऊंची और नवीन है। हिमालय पर्वत दक्षिण से उत्तर की ओर देखें तो क्रमशः 3 समांतर श्रेणियों, कौन कौन सी? शिवालिक, मध्य हिमालय या हिमाचल, और सबसे उत्तर में हिमाद्री या वृद्ध हिमालय में बटा हुआ। 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। शिवालिक, मध्य हिमालय, हिमाचल, या सबसे उत्तर में हिमाद्री या वृद्ध हिमालय। आगे बात करते हैं। हिमालय और पूर्वोत्तर पर्वत श्रृंखलाओं की स्थिति और बनावट हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र मानसूनी पवनों को रोककर भारत में वर्षा कराने में सहायक है। भारत में वर्षा कराने में कौन सहायक है? हिमालय और पूर्वोत्तर पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। और भारत के अधिकांश भूभाग पर मानसूनी पवनों से ही वर्षा होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं भूस्खलन क्या होता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण के सहारे भूमि का अचानक ऊपर से नीचे खिसक जाना ही क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। बात करते हैं गंगा का जो मैदानी प्रदेश है उसकी। हम अब हिमालय के समानांतर दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश स्थित है। हिमालय के समानांतर दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान स्थित है। यह गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा हिमालय से बहाकर, मिसटाइप हो गए, हिमालय से बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण ये भारत का सबसे उपजाऊ भाग है, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक कृषि इसी मैदान पर की जाती है, सर्वाधिक कृषि, और इसी कारण इसे भारत का अन्न भंडार कहा जाता है,
ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण ये भारत का सबसे उपजाऊ भाग है। भारत में सर्वाधिक कृषि इसी मैदान में की जाती है और यह भारत का अन्न भंडार भी कहलाता है, अन्न भंडार कह सकते हैं इसे। जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको तो बांगर कहा जाता है, और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको कहा जाता है खादर। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है बहाकर लाई पड़ी हुई, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है तथा नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ये भी पूछा गया है कई बार कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से निर्मित जो पतले मैदान है उनको भाबर कहते हैं, और दलदली मैदानों को क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। दलदली मैदानों को क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आगे दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तो गंगा के मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में दक्षिण का पठार स्थित है। किस आकृति में? त्रिभुजाकार आकृति में स्थित है दक्षिण का पठार, और उसी को क्या कहा जाता है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। ठीक है। अब इसके उत्तर पश्चिम पूर्व में दक्षिण में क्या है वो देख लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार के। इसके उत्तरी सीमा पर विंध्य पर्वत श्रेणी, उत्तर पश्चिम में अरावली, पश्चिम में पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ स्थित है, पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियों के अपरदित अवशेष हैं, और दक्षिण में है इसके नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत। नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत। दक्कन का जो लावा का पठार है उसकी उपजाऊ मिट्टी अपने लिए इम्पोर्टेंट है, जो कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसके उत्पादन के लिए? कपास के उत्पादन के लिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें और अपने साथियों में शेयर भी करें, फैक्ट टू फैक्ट श्रेष्ठ सामग्री के लिए। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन और सबसे कठोर भौतिक प्रदेश है। दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत का सबसे बड़ा पठार है, सबसे प्राचीन है और सबसे कठोर भौतिक प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। और जो विश्व की सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला है वो इसी पठार का हिस्सा है। ठीक है। अब देखते हैं द्वीप समूहों को। द्वीप समूह अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में भारत के द्वीप समूह स्थित है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में स्थित 247 द्वीपों का समूह अंडमान एवं निकोबार कहलाता है। 247 द्वीपों का समूह क्या कहलाता है? अंडमान एवं निकोबार, जो किस में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उत्तरी द्वीपों के समूह को अंडमान कहा जाता है। जो उत्तर में द्वीप है उनको, उनका जो ग्रुप है उसको तो अंडमान, दक्षिण वाले द्वीपों के समूह को निकोबार। उत्तर अंडमान, दक्षिण निकोबार। अंडमान का जो बेरन द्वीप है, बेरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। पूछ ले, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी सक्रिय किस द्वीप पर है? बेरन द्वीप पर। निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ठीक है। अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप का अर्थ की बात करें तो 1 लाख द्वीप। मानव के जीवन जीने का जो ढंग है वो संस्कृति कहलाता है। मानव के जीवन जीने का ढंग क्या कहा जाता है? संस्कृति कहा जाता है। सभ्यता की बात करें तो सभ्यता मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक है, जबकि संस्कृति मानसिक क्षेत्र की प्रगति का द्योतक है। ठीक है। भाषा की बात कर लेते हैं तो भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार जो अध्याय में दिया गया है, 2001 की जनगणना के अनुसार 122 भाषाएं और 234 मातृभाषा है। इनमें से 22 भाषाओं को संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। धर्म की बात करें तो भारत में विश्व के प्राय सभी धर्मों के लोग देखने को आपको मिल जाते हैं। अध्याय अनुसार जो प्रतिशत दिया गया है, पूछा गया है 1-2 बार, हिंदू जाति के लोग 78.8% है यहाँ पर, मुसलमान 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7, बौद्ध 0.7, जैन 0.4।
ये प्रतिशत तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जनजाति समूह की बात करते हैं तो ऐसे समुदाय जो दुर्गम इलाकों में रहते हैं उन्हें भारत में जनजाति कहते हैं। ऐसे समुदाय जो दुर्गम इलाकों में रहते हैं उन्हें भारत में क्या कहा जाता है? जनजाति कहा जाता है। प्रमुख जनजातियां देख लेते हैं। गोंड, भील, संथाल, सहरिया, नागा, मिरी, डाफला आदि कई जनजाति है। तो धन्यवाद। इसी के साथ ये पहला अध्याय हुआ अपना कंप्लीट। लाइक नहीं किया तो कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब कर घंटे के निशान को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद।